हेलो एवरीवन, नमस्कार। दिस इज़ एकता फ्रॉम ऑल्टोस एंटरप्राइजेस लिमिटेड और मैं एक नया बुक आज से स्टडी करना शुरू कर रही हूँ, जिस बुक का नाम है 21वीं सदी का व्यवसाय, जिसके लेखक हैं रॉबर्ट टी क्यूसाकी। तो आइए इसे पढ़ना शुरू करते हैं, जिसमें अध्याय 1 में शीर्षक है नियम बदल गए हैं। यह संकट का दौर है। पिछले कुछ सालों में अमेरिका में डर और दहशत का माहौल छाया हुआ है। यह अखबारों की सुर्खियां, संचालक मंडल की बैठकों और डाइनिंग टेबल पर होने वाली बातों में साफ नज़र आता है। वैश्वीकरण, आउटसोर्सिंग, छटनी, कर्ज न चुका पाने के कारण मकानों की नीलामी, सब प्राइम मॉर्टगेजेस, पॉन्जी स्कीम्स, शेयर बाजार के घपले, मंदी, एक के बाद एक बहुत सारी बुरी खबर लगातार आती जा रही है। सन 2009 के शुरुआती महीनों में अमेरिकी कंपनियां हर महीने 2.5 लाख कर्मचारियों की छटनी कर रही थी। 2009 के अंत में, जब मैं यह लिख रहा हूँ, बेरोजगारी का आंकड़ा 10.2% पर पहुँच गया है और यह बढ़ता ही जा रहा है। अल्प रोजगार, जिसमें आपकी नौकरी तो नहीं छूटती है, लेकिन आपके घंटों और तनख्वाहों में भारी कटौती कर दी जाती है, का हाल तो और भी बदतर है। अच्छे रोजगार का अभाव वह भयंकर महामारी है जिससे बहुत कम लोग बच पाए हैं। एग्जीक्यूटिव हो या मध्यम श्रेणी के मैनेजर्स, प्रशासनिक कर्मचारी हो या श्रमिक बैंकर्स हो या रिटेल क्लर्क्स, सभी के सिर पर तलवार लटक रही है। नौकरियों के मामले में अब तक स्वास्थ्य सेवा उद्योग को सुरक्षित माना जाता था, लेकिन अब वहाँ भी धड़ल्ले से कर्मचारियों की छटनी हो रही है। 2009 में यूएस टुडे ने अमेरिकियों का एक सर्वेक्षण किया, जिसमें 60% ने कहा कि वर्तमान आर्थिक हालत को वे अपने जीवन काल का सबसे बड़ा संकट मानते हैं। सन 2008 की शरद ऋतु में सन 2008 की शरद ऋतु में बहुत से लोगों के रिटायरमेंट पोर्टफोलियो का मूल्य अचानक आधा या इससे भी कम हो गया। जमीन जायदाद की कीमतें धड़ाम से जमीन पर आ गिरी। जिन चीज़ों को लोग अपनी ठोस और विश्वसनीय संपत्ति मान रहे थे, वे पानी की भाप जितनी ठोस निकली। नौकरी की सुरक्षा लुप्त हो गई और इतिहास के गर्त में समा चुकी है। 2009 में यूएसए टुडे ने अमेरिकियों का एक सर्वेक्षण किया, जिसमें 60% ने कहा कि वर्तमान आर्थिक हालत का वे अपने जीवन काल का सबसे बड़ा संकट मानते हैं। जाहिर है आप यह सब पहले से जानते हैं, लेकिन यहाँ मैं एक ऐसी चीज़ बताने जा रहा हूँ जिसे शायद आप ना जानते हो। दरअसल इनमें से कुछ भी अचानक नहीं हुआ। निश्चित रूप से लोगों की नींद तभी टूटी जब भीषण आर्थिक संकट की वजह से उनकी आजीविका खतरे में पड़ी। लेकिन आपकी आमदनी रातों रात खतरे में नहीं पड़ी, यह तो हमेशा खतरे में थी। अधिकांश अमेरिकी आबादी बरसों से दिवालियेपन और तबाही के बीच की खाई में झूल रही थी। महीने का खर्च चलाने के लिए ये अगले 1-2 महीने की तनख्वाह के भरोसे बैठे थे। इसके पास नगद बचत का बड़ा कमज़ोर सहारा था, या ज़्यादातर मामलों में सहारा ही नहीं था। नौकरी से मिलने वाली तनख्वाह को समय के बदले धन की अदला बदली कहा जाता है और मंदी के दौरान में यह आमदनी का सबसे कम भरोसेमंद स्रोत है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब छटनी होने लगती है तो अर्थव्यवस्था में बहुत कम अतिरिक्त आमदनी बचती है जो आपके समय के बदले पैसे दे सके। मैंने आपको यह बता दिया था। मैं यह नहीं कहना चाहता कि मैंने आपको यह सब पहले ही बता दिया था, लेकिन दरअसल मैंने आपको यह बता दिया था। मैं बरसों से यह कहता आ रहा हूँ, सुरक्षित नौकरी जैसी कोई चीज़ अब नहीं बची है। अमेरिका की कंपनी जगत 20वीं सदी का एक ऐसा डायनासोर है जो लुप्त होने की कगार पर खड़ा है। अब अगर आप सचमुच सुरक्षित भविष्य चाहते हैं तो इसे पाने का एकमात्र तरीका
यह है कि आप अपने भविष्य की बागडोर अपने हाथ में थाम लें। मैंने 2001 में अपनी पुस्तक द बिजनेस स्कूल फॉर पीपल हु लाइक हेल्पिंग पीपल में लिखा था, मेरी राय में अमेरिका और कई पाश्चात्य देशों की आर्थिक तबाही आ रही है, जिसका मूल कारण यह है कि हमारा शिक्षा तंत्र विद्यार्थियों को पर्याप्त यथार्थवादी आर्थिक शिक्षा देने में असफल रहा है। उसी वर्ष नाइटिंगेल कंटेंट को दिए एक इंटरव्यू में मैंने कहा था, यदि आप सोचते हैं कि म्यूचुअल फंड्स आपकी मदद करेंगे और आप शेयर बाज़ार के उतार चढ़ाव पर जुआ खेलना चाहते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि आप दरअसल अपने रिटायरमेंट को दांव पर लगा रहे हैं। अगर स्टॉक मार्केट ऊपर जाता है और 85 साल की उम्र में आप इसे धड़ाम से औंधे मुंह गिरते देखते हैं तो क्या होगा? इस पर आपका कोई नियंत्रण नहीं होता। मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि म्यूचुअल फंड्स बुरे होते हैं, मैं तो सिर्फ यह कह रहा हूँ कि वे ना तो सुरक्षित होते हैं, ना ही चतुराई भरे। मैं तो उनके चक्कर में अपना आर्थिक भविष्य कभी दांव पर नहीं लगाऊंगा। संसार के इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि इतने सारे लोगों ने अपने रिटायरमेंट को शेयर बाजार में दांव पर लगाया हो। यह सरासर पागलपन है। क्या आप सोचते हैं कि बुढ़ापे में आपकी देखभाल करने के लिए सामाजिक सुरक्षा मौजूद रहेगी? यदि आपको इस बात पर भरोसा है, तब तो शायद आप स्टर बनी पर भी भरोसा करते होंगे। और मार्च 2005 में दिए गए इंटरव्यू में मैंने कहा था, किसी कागजी संपत्ति की सबसे बड़ी शक्ति यह है कि इसे तुरंत भुनाया जा सकता है, और यही इसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी है। हम सभी जानते हैं कि शेयर बाज़ार एक बार फिर लुढ़कने वाला है और हम एक बार फिर तबाह होने वाले हैं। आप ऐसा क्यों करना चाहते हैं? इसके बाद क्या होगा? क्या हुआ? बाज़ार एक बार फिर लुढ़का और कई लोग दोबारा तबाह हो गए। क्यों? क्योंकि हमारी आदतें और मानसिकता नहीं बदली। हम जरा भी नहीं बदले। 1971 में अमेरिकी अर्थव्यवस्था ने स्वर्ण मानदंड का पालन करना छोड़ दिया। वैसे यह संसद के अनुमोदन के बिना हुआ, लेकिन मुद्दे की बात यह थी कि यह हो गया। यह क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि इसकी बदौलत हम अपनी इच्छा अनुसार ज़्यादा से ज़्यादा नोट छाप सकते हैं और उनका मूल्य किसी वास्तविक या ठोस संपत्ति पर आधारित नहीं रह गया था। वास्तविकता से पलायन करने की बदौलत इतिहास में सबसे बड़े आर्थिक उछाल के द्वार खुल गए। इसके बाद लगभग 3.5 दशकों तक अमेरिकी मध्य वर्ग में एक ज़बरदस्त विस्फोट हुआ। जैसे जैसे डॉलर का अवमूल्यन हुआ और जमीन जायदाद तथा अन्य संपत्तियों के कागजी मूल्य में उछाल आया, साधारण लोग करोड़पति बनने लगे। अचानक कर्ज हर किसी को हर वक्त हर कहीं उपलब्ध होने लगा और क्रेडिट कार्ड्स कुछ उसी तरह पनपने लगे जिस तरह बसंत की बारिश के बाद कुकुरमुत्ते उग जाते हैं। इन क्रेडिट कार्ड्स का कर्ज उतारने के लिए अमेरिकी अपने मकानों का इस्तेमाल एटीएम की तरह करने लगे। वे कर्ज लेते थे और उसे उतारने के लिए अपने मकान का दोबारा फाइनेंस करवा लेते थे। आखिर ज़मीन जायदाद का मूल्य हमेशा बढ़ता है ना? कतई नहीं। 2007 तक हम इस आर्थिक गुब्बारे में इतने सारी गर्म हवा भर चुके थे कि वह इससे ज़्यादा हवा बर्दाश्त नहीं कर सकता था और फंतासी दोबारा धड़ाम से ज़मीन पर आ गिरा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लेहमैन ब्रदर्स और बियर स्टर्न्स की धाराशायी हुई। करोड़ों अमेरिकियों ने अपनी 401 के रिटायरमेंट योजनाएं, पेंशन और नौकरियां गंवा दी। सन 1950 के दशक में जनरल मोटर्स अमेरिका का सबसे शक्तिशाली कॉरपोरेशन था। उस वक्त अखबार वालों ने जीएम के प्रेसिडेंट के कथन को एक उद्धरण में बदल दिया, जो दशकों तक लोकप्रिय रहा। जीएम जिधर जाएगा, देश भी उधर ही जाएगा। देखिए मित्रों, यह शायद अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि 2009 में जीएम दिवालिया हो गया और उसी साल गर्मियों में कैलिफोर्निया राज्य नगद पैसों के बजाय आईओयू के जरिए अपने बिलों का भुगतान कर रहा था। हाल फिलहाल अमेरिका में अपने घर के स्वामी लोगों का
प्रतिशत घट रहा है। कर्ज ना पटाने के कारण बैंक जितने मकान नीलाम कर रहे हैं उतने इतिहास में पहले कभी नहीं हुए। मध्य वर्गीय परिवारों की संख्या घटती जा रही है। ज़्यादातर लोगों के बचत खाते में कुछ भी नहीं है और जिनके पास है उनके खाते का आकार छोटा हो गया है, जबकि पारिवारिक कर्ज बढ़ता जा रहा है। गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले लोगों की संख्या आधिकारिक रूप से तेजी से बढ़ रही है। 65 वर्ष की उम्र के बाद काम करने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ रही है। दिवालिया होने वाले लोगों की संख्या आसमान छू रही है। कई अमेरिकियों के पास रिटायर होने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं हैं, वे उसके आसपास भी नहीं हैं। क्या इन तमाम बुरी खबरों पर आपका ध्यान गया? यकीनन, और आप अकेले नहीं हैं। आखिरकार अमेरिकियों ने नींद की मदहोशी में अलार्म का स्नूज बटन दबाना छोड़ दिया है। बेहतरीन, अब आप जाग चुके हैं और आंखें खोलकर यह देख रहे हैं कि हालत अच्छे नहीं है। इसलिए आइए हम थोड़ी ज़्यादा गहरी नज़र डालकर देखें कि इसका वास्तव में क्या अर्थ है और आप इस बारे में क्या कर सकते हैं। एक नई सदी है। यह एक नई सदी है। जब मैं बच्चा था तो मेरे माता पिता ने मुझे सफलता का वही फॉर्मूला सिखाया जो शायद आपको भी सिखाया गया होगा। स्कूल जाओ, मेहनत से पढ़ो और अच्छे ग्रेड लाओ ताकि तुम्हें सुरक्षित ऊंची तनख्वाह तथा अन्य लाभों वाली नौकरी मिल सके। इसके बाद तुम्हारी कंपनी तुम्हारे परवाह करेगी। लेकिन यह औद्योगिक युग की सोच थी और आजकल हम औद्योगिक युग में नहीं रहते। आपकी कंपनी आपकी परवाह नहीं करेगी, सरकार आपकी परवाह नहीं करेगी, कोई भी आपकी परवाह नहीं करेगा। यह नई सदी है और इसमें नियम बदल गए हैं। मेरे माता पिता नौकरी की सुरक्षा, कंपनी की पेंशन, सामाजिक सुरक्षा और मेडिकेयर पर भरोसा करते थे। ये सभी घिसे पिटे और पुरातन पंथी विचार हैं जो गुजरे ज़माने के अवशेष हैं। आज नौकरी की सुरक्षा किसी मजाक से कम नहीं रह गई है। किसी एक कंपनी में जीवन भर नौकरी करने का विचार, जिसकी IBM ने अपने स्वर्णिम युग में पैरवी की थी, उतना ही पुरातन हो चुका है जितना कि टाइपराइटर। कई लोग अपनी 401 के रिटायरमेंट योजनाओं को सुरक्षित मानते थे। वे सोचते थे कि ब्लू चिप शेयरों और म्यूचुअल फंड्स पर आधारित इन योजनाओं में क्या गलत हो सकता है, लेकिन जैसा बाद में पता चला इनमें सब कुछ गलत हो सकता है। पुराने ज़माने की ये बूढ़ी गाय अब दुधारू नहीं रह गई और इसका कारण सिर्फ इतना सा है कि वे सभी अब दकियानुसी हो चुकी है। पेंशन, नौकरी की सुरक्षा, रिटायरमेंट की सुरक्षा, ये सब औद्योगिक युग के विचार थे। आज हम सूचना युग में जी रहे हैं, इसलिए अब हमें सूचना युग के विचारों के हिसाब से सोचने की ज़रूरत है। सौभाग्य से लोग सुनना और सीखना शुरू कर रहे हैं। वैसे यह बड़े अफसोस की बात है कि हम कष्ट और विपत्ति के बाद ही सबक सीख पाते हैं। बहरहाल, राहत की बात यह है कि कम से कम लोग सबक सीख रहे हैं। जब भी हमारे सामने कोई बड़ा संकट आकर खड़ा होता है, जैसे शेयर बाज़ार में .com कंपनियों का क्रैश, 9/11 के विपरीत आर्थिक दुष्प्रभाव, 2008 की वित्तीय दहशत और 2009 की मंदी, तभी लोगों को यह एहसास होता है कि सुरक्षा के पुराने साधन अब उन्हें सुरक्षित नहीं रख पाएंगे। कंपनियों का मिथक अब खत्म हो चुका है। यदि आपने अपनी कंपनी में तरक्की की सीढ़ी पर चढ़ने के में बरसों लगाए हैं, तो क्या आपने कभी ठहरकर इस बात पर गौर किया है कि आपको सामने से कौन सा नज़ारा दिखता है? आप पूछते हैं, कौन सा नज़ारा? अपने आगे वाले व्यक्ति का पिछवाड़ा। आपको बस वही नज़र आता है। अगर आप अपने बाकी जीवन में भी यही नज़ारा देखना चाहते हैं तो यह पुस्तक शायद आपके लिए नहीं है। लेकिन यदि आप किसी का पिछवाड़ा देखते देखते थक और उकता चुके हैं तो आगे भी पढ़ते रहें। दोबारा मूर्ख ना बने। यह लिखते समय भी बेरोजगारी सुरसा के मुंह की तरह बढ़ती जा रही है। जब आप ये शब्द पढ़ रहे होंगे तब तक कौन जाने क्या हालत हो सकता है कि तब तक स्थिति बदल जाए। मूर्ख ना बने। जब रोजगार उपलब्ध होने लगेंगे, जमीन जायदाद का मूल्य बढ़ने लगेगा और कर्ज दोबारा खुलकर मिलने लगेंगे,
जो कभी ना कभी अवश्य होगा, तो झूठी सुरक्षा के उसी पुराने प्रलोभन में ना आए जिसकी वजह से आप और बाकी का संसार इस भंवर में फंस गया था। 2008 की गर्मियों में गैस की कीमत $4 प्रति गैलन से अधिक थी। इस वजह से एसयूवी की बिक्री किसी चट्टान की तरह पानी में डूब गई और अचानक हर आदमी छोटी तथा हाइब्रिड कारों के गुण गाने लगा। लेकिन इसके बाद जो हुआ उस पर जरा गौर करें। 2009 में गैस की कीमतें दोबारा $2 से नीचे आ गई और भगवान उनका भला करें, लोग दोबारा एसयूवी खरीदने लगे। क्या आप सचमुच सोचते हैं कि गैस की कीमत हमेशा इतनी ही कम रहेगी? अगर गैस इस वक्त सस्ती है तो क्या आपको गैस की ज़्यादा खपत वाली कारें खरीदना बेहतरीन लगता है? क्या हम सचमुच इतने अदूरदर्शी हो सकते हैं? देखिए, मैं यहाँ भलमनसाहत से काम ले रहा हूँ। दरअसल मैं मूर्ख शब्द का इस्तेमाल करना चाहता था। दुर्भाग्य से इसका जवाब है हाँ। हम सिर्फ एक बार ही मूर्ख नहीं बनते, हम खुद को बार बार मूर्ख बनने देते हैं। बचपन में हम सभी ने चींटी और टिड्डे की कहानी पढ़ी है, लेकिन इसके बावजूद हम में से अधिकांश लोग टिड्डे जितने ही दूरदर्शिता से जी रहे हैं। अखबार की सुर्खियों की वजह से अपना ध्यान भटकने ना दें। दुनिया में हमारे आसपास हमेशा किसी न किसी तरह का मूर्खतापूर्ण हल्ला मचा रहता है जो जीवन को बेहतरीन बनाने के गंभीर काम से आपका ध्यान दूर खींचने की कोशिश करता है। यह केवल शोर शराबा है, चाहे आतंकवाद हो, मंदी या नवीनतम चुनाव चक्र के स्कैंडल। इनका इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि सुखद भविष्य के लिए सृजन के लिए आपको आज क्या करना चाहिए। महामंदी के दौर में भी बहुत से लोगों ने दौलत बनाई थी। दूसरी ओर सबसे बड़े उछाल के समय में, जैसे 1980 में रियल एस्टेट में उछाल के दौरान भी करोड़ों लोग ऐसे थे जिन्होंने अपने भविष्य की बागडोर नहीं थामी, जिन्होंने हर उस चीज़ को नज़रअंदाज कर दिया जो मैं इस पुस्तक में आपको बताने जा रहा हूँ। और वे लोग या तो परिस्थितियों से जूझते रहे या फिर दिवालिया हो गए। वास्तव में उनमें से अधिकांश तो आज भी परिस्थितियों से जूझ रहे हैं या फिर दिवालिया हैं। मुद्दा अर्थव्यवस्था नहीं है, मुद्दा तो आप हैं। क्या आपको कंपनी जगत में फैले भ्रष्टाचार पर गुस्सा आता है? वॉल स्ट्रीट और उन बड़े बैक्स पर जिन्होंने यह सब होने दिया, सरकार पर जिसने इसे रोकने के लिए पर्याप्त प्रयास नहीं किया या ज़रूरत से ज़्यादा किया, या ज़रूरत से ज़्यादा गलत काम किए, या ज़रूरत से कम सही काम किए? क्या आपको खुद पर गुस्सा आता है कि आपने अपने भविष्य की बागडोर थामने में इतनी देर क्यों कर दी? जीवन मुश्किल है। अहम सवाल तो यह है कि आप इस बारे में क्या करने जा रहे हैं। शिकायतें करने और अफसोस करने से आपका भविष्य सुरक्षित नहीं होगा, ना ही वॉल स्ट्रीट, बड़े बैंकर्स, अमेरिकी कंपनियों या सरकार पर दोष मढ़ने से होगा। यदि आप एक ठोस भविष्य चाहते हैं तो आपको इसका निर्माण खुद करना होगा। आप अपने भविष्य की बागडोर केवल तभी थाम सकते हैं जब आपकी आमदनी के स्रोत पर आपका नियंत्रण हो। इसलिए आपको अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने की ज़रूरत है। अध्याय 2, प्रकाश की किरण। 13 जुलाई 2009 के अंक में टाइम मैगजीन ने पेज नंबर 2 पर एक लेख छापा, रॉबर्ट कियोसाकी के लिए 10 सवाल। उनमें से एक सवाल यह था, क्या इस उथल पुथल भरी अर्थव्यवस्था में नई कंपनियां बनाने के अवसर मौजूद हैं? सवाल पढ़कर मेरे मन में पहला विचार तो यह आया, क्या आप मजाक कर रहे हैं? बाद में मैंने इसके जवाब में यह कहा, यह सर्वश्रेष्ठ समय है। जब समय खराब होता है तभी सच्चे उद्यमी उभर कर सामने आते हैं। उद्यमी दरअसल इस बात की परवाह नहीं करते हैं कि बाजार की हालत अच्छी है या खराब, वे तो बेहतर प्रोडक्ट्स और बेहतर प्रक्रियाएं उत्पन्न करते रहते हैं। इसलिए जब भी कोई कहता है ओह अब अवसर कम हो गए हैं, तो इसका कारण सिर्फ इतना है कि वे पराजित हो चुके हैं। अर्थव्यवस्था के बारे में आपको तमाम बुरी खबरें मालूम हैं, अच्छी खबर का इंतज़ार करें। देखिए, सच तो यह है कि इस मामले में बुरी खबर ही अच्छी खबर है। मैं आपसे वही कहूँगा जो मैंने टाइम्स मैगजीन में कहा था, अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने के लिए मंदी का दौर ही सर्वश्रेष्ठ होता है। जब अर्थव्यवस्था धीमी होती है तो
उद्यमिता सर्द रात में लकड़ी के अलाव की तरह धड़कने लगती है। सवाल, माइक्रोसॉफ्ट और डिज्नी साम्राज्यों में इसके अलावा क्या समानता है कि वे दोनों ही अरबों डॉलर के बहुत सफल व्यवसाय हैं तथा बच्चा बच्चा उनका नाम जानता है? उत्तर, वे दोनों ही मंदी के दौर में शुरू हुए थे। दरअसल डो जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज के आधे से ज़्यादा कॉरपोरेशंस मंदी के दौर में ही शुरू हुए थे। ऐसा क्यों? जवाब सरल है। आर्थिक अनिश्चितता के दौरान में लोग ज़्यादा रचनात्मक हो जाते हैं। वे अपने आरामदेह दायरे को तोड़कर बाहर आ जाते हैं और गुजारा करने के लिए पहल शक्ति का इस्तेमाल करते हैं। यह अच्छे पुराने ज़माने की अमेरिकी उद्यमिता है अपने सर्वश्रेष्ठ रूप में। जब यात्रा मुश्किल हो जाती है तो दृढ़ इच्छा शक्ति वाले लोग आगे निकल जाते हैं। एक बात तो यह है कि मुश्किल आर्थिक दौर में नए अवसर के लिए बाजार परिपक्व होता है। 5 वर्ष पहले जब मकानों के दाम आसमान छू रहे थे और कर्ज आसानी से मिल रहा था, तब कोई भूखा नहीं था। लोगों के पेट भरे हुए थे, वे सुरक्षित महसूस कर रहे थे और बहुत कम लोग आमदनी के वैकल्पिक साधनों की तलाश कर रहे थे। कर्मचारी अपनी कंपनियों के आर्थिक स्थायित्व के बारे में चिंतित नहीं थे और उन्हें यह चिंता भी नहीं सता रही थी कि आगे चलकर उन्हें कहीं नौकरी से ना निकाल दिया जाए। लेकिन अब हर जगह छटनी का बोलबाला है, इसलिए हर व्यक्ति को चिंता सता रही है कि भविष्य में जाने क्या होगा। इसलिए अब लाखों करोड़ों लोग पूरे होशो हवास में आकर अपनी आर्थिक स्थिति का दोबारा आकलन कर रहे हैं। उन्हें अब यह एहसास हो गया है कि यदि वे ऐसा सुरक्षित भविष्य चाहते हैं जिस पर वे भरोसा कर सके, तो उन्हें दूसरी वैकल्पिक योजना का सहारा लेना होगा। वास्तविकता यह है कि आज लोगों के मन में अतिरिक्त धन कमाने की पहले से कहीं अधिक भूख है। इस वजह से उनका दिमाग नए रास्तों के प्रति ज़्यादा खुल चुका है और वे सुनने के लिए ज़्यादा तैयार हो चुके हैं। वास्तव में यह हालिया आर्थिक गिरावट के पहले ही सच था। 1980 के दशक से, खास तौर पर सदी बदलने के मोड़ से, लोगों के मन में अपने भविष्य को नियंत्रित करने की इच्छा बलवती हो रही है। यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने 2007 की रिपोर्ट 21वीं सदी के अमेरिका में कामकाज, उद्यमिता और अवसर में कहा था, करोड़ों अमेरिकी अपने छोटे व्यवसाय चलाकर उद्यमिता को अपना रहे हैं। करोड़ों अमेरिकी अपने छोटे व्यवसाय चलाकर उद्यमिता को अपना रहे हैं। देखिए, मैं कोई अर्थशास्त्री नहीं हूँ, लेकिन मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूँ जो अर्थशास्त्री है, पॉल जैन पिल्जर। पॉल बहुत ही होनहार और सफल व्यक्ति हैं। वे सिटी बैंक के सबसे युवा वाइस प्रेसिडेंट थे, लेकिन अपना स्वयं का व्यवसाय शुरू करने और करोड़ों डॉलर कमाने की खातिर उन्होंने बैंकिंग जगत को छोड़ दिया। उन्होंने कई न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्ट सेलर्स लिखी है। यही नहीं, बचत और कर्ज का संकट गहराने से पहले ही उन्होंने इसकी भविष्यवाणी कर दी थी। इसके अलावा उन्होंने 2 राष्ट्रपतियों के कार्यकाल में आर्थिक सलाहकार की भूमिका भी निभाई है। वे ऐसे शख्स हैं जिनकी बात सुनने लायक होती है। पॉल का कहना है कि कैरियर संबंधी सांस्कृतिक मूल्यों में आजकल 180 डिग्री का पूर्ण परिवर्तन होने लगा है और पारंपरिक कंपनियां कर्मचारी का तंत्र अब उद्यमी मार्ग के सामने घुटने टेक रहा है। पॉल कहते हैं, 20वीं सदी के उत्तरार्ध में पारंपरिक बुद्धिमत्ता यह थी कि स्कूल जाओ, अच्छी शिक्षा हासिल करो और किसी बड़ी कंपनी में नौकरी करो। अपना व्यवसाय शुरू करने के विचार को प्रायः खतरनाक माना जाता था, शायद प्रशंसनीय लेकिन जोखिम भरा और शायद थोड़ा पागलपन भरा भी। आज स्थिति पूरी तरह बदल चुकी है। पॉल सही कहते हैं। मैंने जिस यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स रिपोर्ट का जिक्र किया है, वह एक गैलप पोल के निष्कर्ष की ओर भी संकेत करती है, जिसमें बताया गया है कि 61% अमेरिकी अपने बॉस खुद बनना चाहते हैं।
फ्रेंस्नो रिसर्च फर्म डिज़ाइफर के एक अन्य सर्वेक्षण में यह पाया गया है कि 72% वयस्क अमेरिकी नौकरी करने के बजाय अपना खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं और उनमें से 67% नियमित रूप से या लगातार अपनी नौकरी छोड़ने के बारे में सोचते हैं। देखिए, यह केवल आजीविका कमाने के बारे में नहीं है, यह तो हमारे जीवन की गुणवत्ता के बारे में भी है कि हम कैसे जी रहे हैं। लोग अब जाग चुके हैं। अब वे अपने जीवन पर अधिक नियंत्रण करना चाहते हैं। वे अपने परिवार से ज़्यादा जुड़ना चाहते हैं, अपने समय के मालिक खुद बनना चाहते हैं, ऑफिस के बजाय घर पर रहकर कामकाज करना चाहते हैं, अपनी तकदीर की इबारत खुद लिखना चाहते हैं। डिसाइफर के अध्ययन में 84% लोगों ने ये कहा था कि यदि वे अपने खुद के व्यवसाय के मालिक बन जाएं तो ज़्यादा जोश में काम करेंगे। उन्होंने अपना खुद का काम शुरू करने की इच्छा को सबसे बड़ा कारण उन्होंने अपना खुद का काम शुरू करने की इच्छा का सबसे बड़ा कारण क्या बताया? अपने कामकाजी जीवन के बारे में अधिक जोशीला बनना। दरअसल हो रहा है कि नौकरी की सुरक्षा का 20वीं सदी का मिथक हमारी आंखों के सामने धराशायी हो रहा है, जिसमें यह वादा किया जाता था कि किसी दूसरे के लिए नौकरी करना ही दीर्घकालीन सुखद व संतुष्टिदायक जीवन का मार्ग है। रोजगार का मिथक। परिस्थितियां अधिकांश लोगों के दिमाग में कई मिथ्या धारणाएं डाल देती है, जिस वजह से हम रोजगार को सामान्य मानने लगते हैं, लेकिन ऐतिहासिक दृष्टि से यह सामान्य नहीं है। दरअसल कर्मचारी बनने की पूरी अवधारणा कुछ ही समय पुरानी है। कृषि युग में अधिकांश लोग उद्यमी थे। हाँ, वे राजा की ज़मीन पर काम करने वाले किसान जरूर थे, लेकिन राजा के कर्मचारी नहीं थे। राजा उन्हें तनख्वाह नहीं देता था। वास्तव में होता इसका उल्टा था। किसान राजा की ज़मीन का उपयोग करने के बदले उसे कर देते थे। ये किसान दरअसल छोटे व्यवसाय के उद्यमी के रूप में अपनी आजीविका कमाते थे। वे कसाई का काम करते थे, बेकरी चलाते थे और मोमबत्तियां बनाते थे। उनका व्यवसाय पुश्तैनी था और उनकी संतानें भी बाद में वही काम करने लगती थीं। पेशे से परिवार की पहचान कुल नामों या सरनेमों के जरिए आज तक चली आ रही है। स्मिथ गांव में लुहार का सरनेम था। बेकरी मालिक का सरनेम था। फार्मर केवल खेती पर निर्भर परिवारों का सरनेम था। टेलर दर्जनियों का सरनेम था और कूपर पीपे बनाने वालों का सरनेम था। औद्योगिक युग में काम करने वाले एक नए समूह कर्मचारियों की मांग बढ़ने लगी। फलस्वरूप सरकार ने जनता को शिक्षित करने का काम संभाल लिया और प्रशिया के तंत्र को अपनाया। आगे चलकर संसार के अधिकांश पाश्चात्य शिक्षा तंत्र पशिया के इसी तंत्र पर के आधार पर बने। क्या आपने कभी सोचा है कि 65 वर्ष की उम्र में रिटायरमेंट का विचार कहाँ से आया? मैं आपको बताता हूँ कि यह कहाँ से आया। प्रशिया के राष्ट्रपति ओट्टो वॉन बिस्मार्क ने 1889 में यह विचार दिया। वास्तव में बिस्मार्क की योजना 65 नहीं बल्कि 70 वर्ष की उम्र में शुरू होती थी, लेकिन उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। 65 वर्ष की उम्र के बाद बूढ़े लोगों को पेंशन की गारंटी देने में बिस्मार्क की सरकार को ज़्यादा आर्थिक जोखिम नहीं था। उस वक्त पशिया के नागरिक की औसत आयु लगभग 45 वर्ष ही थी। आज बहुत से लोग 80-90 वर्ष की उम्र के बाद भी इतनी अच्छी तरह जी रहे हैं कि इस वादे से संघीय सरकार अगली पीढ़ी में भी दिवालिया हो सकती है। जब आप प्रशिया के शिक्षा नीति के बुनियादी दर्शन पर शोध करते हैं तो आप पाएंगे कि इसका उद्देश्य ऐसे सैनिक एवं कर्मचारी तैयार करना था जो हर आदेश का पालन करें और उनसे जो भी काम करने को कहा जाए वह बिना सोचे समझे चुपचाप कर दें। प्रशिया के तंत्र का लक्ष्य था बड़ी संख्या में कर्मचारियों का उत्पादन। 60 और 70 के दशक में अमेरिका में IBM जैसी कंपनियों ने आजीवन रोजगार को नौकरी की सुरक्षा का स्वर्णिम पैमाना बना दिया, लेकिन 1985 के बाद स्वयं IBM भी इस पैमाने पर खरी नहीं उतर पाई। इसके बाद से
ठोस और विश्वसनीय कंपनियों में आजीवन कैरियर बनाने की पूरी अवधारणा धाराशाही होती चली गई। जीएम की जैसी स्थिति है वैसी ही राष्ट्र की स्थिति है। जीएम की जैसी स्थिति है वैसे राष्ट्र की स्थिति है। इसके आधी सदी बाद हम देखते हैं कि जीएम की स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं है। क्या इसका मतलब यह है कि अमेरिका का पतन भी तय है? नहीं, लेकिन एक चीज़ का पतन तय है, कंपनी की सुरक्षा के मिथक और 40 साल की पेंशन योजना का पतन। उद्यमिता का बुखार। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नौकरी करना बुरी चीज़ है, मैं सिर्फ यह कह रहा हूँ कि कि यह आदमी आमदनी कमाने का केवल एक तरीका है, और यह एक ऐसा तरीका है जो बहुत ज़्यादा सीमित है। इस वक्त यह हो रहा है कि लोग अब जागने लगे हैं और यह बात समझने लगे हैं, इन लोगों को जिनमें आप भी शामिल हैं। यह एहसास होने लगा है कि वे जीवन में वाकई जो चाहते हैं उसे पाने का एकमात्र तरीका उद्यमी बनने का मार्ग पर कदम रखना है। और वैसे मैं ही वह एकमात्र व्यक्ति नहीं हूँ जिसे यह दिख रहा है। आपने बैंकर टू द पुअर के लेखक मोहम्मद यूनुस का नाम सुना हो या नहीं, लेकिन ओस्लो नॉर्वे की नोबल कमेटी में उनका नाम अच्छी तरह सुना है। 2006 में उन्हें तीसरी दुनिया के देशों में उद्यमियों को छोटे छोटे कर्ज देने की अवधारणा के लिए नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यूनुस कहते हैं, सभी लोग उद्यमी होते हैं, दिक्कत यह है कि कई लोगों को यह जानने का अवसर ही नहीं मिल पाता। उन्होंने यह बात 2007-08 के अर्थव्यवस्था के धाराशायी होने से पहले कही थी। तमाम बुरी आर्थिक खबरों के दौर में आज ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस अवसर को सक्रियता से खोज रहे हैं जिसके बारे में यूनुस ने कहा था। उद्यमिता का बुखार तेज़ी से चढ़ता जा रहा है क्योंकि जब भी अर्थव्यवस्था मंद पड़ती है उद्यमिता की सक्रियता बढ़ जाती है। दरअसल बुरे दौर में ही उद्यमिता फलते फूलते हैं। कारण यह है कि अनिश्चितता के समय में ही हम आमदनी कमाने के दूसरे तरीके की तलाश करते हैं। जब हमें पता चल जाता है कि हम अपनी कंपनियों के भरोसे नहीं रह सकते तो हम अपनी परवाह खुद करने लगते हैं। तभी हम यह सोचते हैं कि शायद यह अपने आरामदेह दायरे को तोड़ने और पैसे कमाने के लिए रचनात्मक होने का समय है। यूएस फेडरल रिसर्च के एक सर्वे से पता चलता है कि उद्यमियों की औसत घरेलू नेट वर्थ पारंपरिक कर्मचारियों के मुकाबले 5 गुना ज़्यादा होती हैं। इसका अर्थ है कि इस बात की 5 गुना ज़्यादा संभावनाएं होती है कि इस मंदी के उद्यमियों को कई नुकसान नहीं होगा, बल्कि इसके बाद वे पहले से भी ज़्यादा सशक्त होंगे क्योंकि उन्होंने अपनी खुद की शक्तिशाली अर्थव्यवस्था का निर्माण कर लिया है। एक हालिया सर्वे का निष्कर्ष था कि अधिकांश अमेरिकियों को यकीन है कि उद्यमिता ही वर्तमान आर्थिक संकट सुलझाने की कुंजी है। सर्वे के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के अनुसार इतिहास ने बार बार दिखाया है कि नई कंपनियों और उद्यमियों की बदौलत ही कमज़ोर अर्थव्यवस्था सशक्त होती है। कोई मजाक नहीं। जो अधिकांश अमेरिकी इस बात पर यकीन करते हैं, आशा है कि वे अपने सोफे पर पसरना छोड़ देंगे और इस बारे में सचमुच कुछ करेंगे। यह संभव है। हालांकि मैं इस बात की शर्त नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन हाल फिलहाल जिस कमज़ोर अर्थव्यवस्था को उद्यमिता के ज़रिए सशक्त होते देखने में मेरी सबसे ज़्यादा रुचि है वह आपकी अर्थव्यवस्था है। अधिकांश लोगों के लिए यह मुश्किल आर्थिक दौर हो सकता है, लेकिन कुछ उद्यमियों के लिए जिनका दिमाग इतना खुल चुका है कि वे उस बात को समझ सकते हैं जिसे मैं अगले कुछ अध्यायों में समझाने जा रहा हूँ, यह आर्थिक संभावना से भरपूर दौर भी है। न सिर्फ यह खुद का व्यवसाय शुरू करने के लिए सही समय है, बल्कि वास्तव में इससे बेहतर समय कभी रहा ही नहीं है। जैसा मैंने कहा था, जब यात्रा मुश्किल हो जाती है तो दृढ़ इच्छा वाले व्यक्ति अब आगे निकल जाते हैं।
अगर यह सच है और यह 100% सच है तो केवल 2 ही प्रश्न रह जाते हैं। पहला, क्या आप में दृढ़ इच्छा है? यदि आपका उत्तर हाँ है तो दूसरा प्रश्न है, आप किस राह पर चले? मैं आपकी ओर से पहले प्रश्न का उत्तर तो नहीं दे सकता, लेकिन मुझे पूरी तरह मालूम है कि दूसरे प्रश्न का उत्तर कैसे दिया जाए। यह पूरी पुस्तक इसी प्रश्न का उत्तर देने के बारे में है। तो दोस्तों, ये था हमारा 21वीं सदी के व्यवसाय बुक का 28 पेज, जिसमें हमने 2 अध्याय पढ़ा और आज है 1 दिसंबर 2020 और आगे जो है हम फिर से इसके आगे का जो है स्टडी करेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय आल्टोस। थैंक यू।